हेलो बच्चों। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। हमने अभी तक इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जितनी थी वो सब कवर कर चुके हैं। जो कुछ बची हुई है उनमें एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है स्टॉक की, वो भी हम कवर करेंगे आज। ओके, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो अपनी डेफिनेशन है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस incurred but not paid। जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में एक अपना अकाउंटिंग टर्म पढ़ा था प्रीपेड एक्सपेंस। उस केस में हमारा क्या हो रहा था कि हमने कुछ एक्सपेंसेस जो हमारे थे, हमारा रेंट का जो एक्सपेंस था, खर्चा था, हमने उसे एडवांस में पेमेंट कर दिया था। ठीक है, तो हम उसे प्रीपेड एक्सपेंस बोल रहे थे। तो अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, आप गेस कर सकते हो क्या? तो देखो, जैसे उस एग्जाम्पल में मैंने एडवांस में रेंट पे कर दिया था। हमारा ये एग्जाम्पल है सेम, यहाँ 31 मार्च 2024। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में 24 एंड 25 किया था, हम इसको सेम रखते हैं। तो सपोज मेरा रेंट जो यहाँ पे हमने बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर रखी थी, उसको यूज किया हमने बिल्डिंग को। ठीक है, और हमारा यहाँ रेंट जो था 50,000 पर मंथ था। ठीक है, तो हमने 31 मार्च को बोला कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है रेंट को पे करने के, बट ये हमने बिल्डिंग को यूज किया, मीन्स हमने इस बिल्डिंग का बेनिफिट इस पीरियड में लिया, अपना बिजनेस किया, बट हमें हमारे पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए 31 मार्च को। तो क्या ये एक्सपेंस हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे? क्या हम इसे अपना खर्चा नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए? और क्या हम इसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब जो हमारा एक इनकम और एक्सपेंस का स्टेटमेंट है, उसमें ये नोट नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है। एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट, जिसमें जो खर्चे हम कर चुके हैं या हो चुका है बट अभी हमने उसे पेमेंट नहीं किया है, तो वहाँ पे अक्रूवल कॉन्सेप्ट आता है। और यहाँ पे इस केस में जैसे मैंने अपने रेंट का पेमेंट नहीं किया है 50,000 का, तो इसे हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। मीन्स खर्चा तो है बट मैंने इसका पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो इस केस में हमारा एक्सपेंस जो इनकर्ड हो गया है, रेंट ऑफ ₹50,000। ठीक है, तो ये एक अपनी सिंपल अकाउंटिंग टर्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ये नोट कर लो, फिर मैं एक और डेफिनेशन लिखवाता हूँ, अकाउंटिंग टर्म लिखवाता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है गुड्स। तो अभी आपने देखा होगा कि मैंने मल्टीपल टाइम्स इस वर्ड का यूज किया है, गुड्स। वी परचेज्ड गुड्स, बिजनेस एंटिटी सोल्ड द गुड्स,
बट इस गुड्स का मतलब यहाँ पे क्या है? गुड्स का मतलब, अभी देखो, हम बिजनेस के अंदर मल्टीपल चीजों का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको असेट का एक डेफिनेशन बताया। असेट मीन्स कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई राइट जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाली है, ठीक है। ऐसे ही गुड्स, ये एक टेक्निकल वर्ड है हमारे अकाउंट्स में। इसका मतलब होता है वो सभी आइटम्स जिसे हम खरीद के लाए हैं बेचने के लिए इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। जैसे अगर मेरा फर्नीचर का शॉप है तो मैं फर्नीचर बेचता हूँ, तो दैट विल बी माय गुड्स। टाटा मोटर्स कार बेचती है तो कार उसके लिए एक गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप नोट करो। आइटम्स परचेज फॉर द पर्पस of resale or to be used in the production for manufacturing of finished items, or we can say finished products which are meant to be sold। वो आइटम्स जो मैं परचेज करके लाया हूँ फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, मैं इन्हें बेचूंगा या फिर उससे मैं प्रोडक्शन करूंगा किस चीज का, फिनिश प्रोडक्ट्स का, और उस फिनिश प्रोडक्ट को बना के मैं आगे सेल करूंगा, ठीक है। तो ये अपनी गुड्स की एक डेफिनेशन है, आप इसे नोट कर लो। तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म जो है वो है स्टॉक। स्टॉक स्टॉक का मतलब क्या है, लिखो। गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेलिंग and these are lying with the entity as unsold items at the end of an accounting period। स्टॉक का मतलब वो गुड्स हमने जो परचेज किए थे फॉर रीसेलिंग, और अभी ये सेल नहीं हुए अनसोल्ड आइटम्स हैं, लाइंग विद द एंटिटी एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने कवर किया था। अकाउंटिंग पीरियड मींस बिगिनिंग जिसका
अगर आप फाइनेंशियल ईयर एंड फॉलो करते हैं तो 1 अप्रैल होगा, कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो 1 जनवरी होगा। हम जहां भी अकाउंटिंग पीरियड यूज करेंगे हम फाइनेंशियल ईयर ही अज्यूम करेंगे उसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा वो, ठीक है। हम कैलेंडर ईयर को कंसिडर नहीं करेंगे अनलेस अंटिल कहीं भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड हो कि ये कैलेंडर ईयर है। अकाउंटिंग पीरियड मींस फाइनेंशियल ईयर फॉर अस, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास 31 मार्च को जो भी स्टॉक पड़ा है जो बिका नहीं है उसे हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो स्टॉक है, अगर मान लो 31 मार्च को आपका स्टॉक पड़ा है क्योंकि आपका वो क्लोजिंग ऑफ द ईयर है, उस दिन आपका साल खत्म हो रहा है बिजनेस का, तो जो स्टॉक पड़ा है तो वो अगले दिन 1 अप्रैल जब नया साल स्टार्ट होगा उस दिन हम उस स्टॉक को क्या बोलेंगे। जैसे जो हमारा क्लोजिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक पड़ा है हम उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो नेक्स्ट डे जब 1 अप्रैल आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक जो है इट कैन बी ओपनिंग स्टॉक, means stock on 1 अप्रैल 2000, यहाँ पे ईयर आएगा एंड क्लोजिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक ऑन 31 मार्च, यहाँ पे ईयर आएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक हो गया। स्टॉक को हम कभी कभी इन्वेंट्री ही बोलते हैं, बट इन्वेंट्री वर्ड अगर आप अपनी बुक्स में देखो तो इन्वेंट्री वर्ड मैन्युफैक्चरर के लिए यूज हुआ है और वो इन्वेंट्री जो है स्टॉक को भी कवर करता है, ठीक है। तो हम अभी जब अपने नॉर्मल नॉर्मल जब हम क्वेश्चन करते हैं या फिर नॉर्मल अपने प्रैक्टिकल लाइफ में स्टॉक इन्वेंट्री एक ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री इज अ बिगर टर्म देन स्टॉक, हम लिखते हैं। आपने इसे नोट कर लिया तो मैं इन्वेंट्री का एक टर्म बता देता हूं आपको। इन्वेंट्री इट इज अ ब्रॉडर टर्म, ठीक है। इट इज अ ब्रॉडर term and includes the stock। वैसे इसका डिफरेंस कोई पूछता नहीं है, हम इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं, बट इन्वेंट्री एक ब्रॉडर टर्म है जो स्टॉक को भी इंक्लूड करता है अपने डेफिनेशन के अंदर, और ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं इन्वेंट्री वर्ड, ठीक है। तो इन्वेंट्री 4 पार्ट में डिवाइड है। इन्वेंट्री कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो आप लिखो इसको, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड इन्वेंटरी ऑफ वर्क
इन प्रोग्रेस गुड्स, थर्ड फिनिश्ड गुड्स, और फोर्थ स्टॉक। ठीक है, तो इन्वेंट्री कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ये हमारी इन्वेंट्री की टाइप्स है। इन्वेंट्री वर्ड मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं मेनली, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास ही ये जो हमारी दो टाइप की पहली इन्वेंट्री दिख रही है या थर्ड वन, ये अपने को देखने के लिए मिलती है। तो आप ये नोट कर लो, इसका जो मैं एब्रीविएशन अभी यूज करूंगा एग्जांपल में, रॉ मटेरियल के लिए RM, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स के लिए WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स के लिए FG, फिनिश गुड्स। ठीक है, आप ये नोट करो, फिर हम एग्जांपल देखते हैं इसका। हाँ, तो अब हम एग्जांपल देखते हैं अपने। जैसे मान लो मैं एक शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, तो हम शर्ट बनाते हैं। हम शर्ट बनाते हैं, तो इस शर्ट को बनाने के लिए मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, आप बताओ। तो जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होंगे उसमें आएगा क्लोथ्स, बंडल, सेकेंड थ्रेड्स, थर्ड बटन्स, और इसको डाई करने के लिए कलर। तो ये मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, ठीक है। अब इनका जो स्टॉक होगा, जो 31 मार्च मान लो 2025 को इसका जो स्टॉक पड़ा है, उसकी जो वैल्यू होगी हम उसे बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, अब ये रॉ मटेरियल जो है हम इन्हें प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे। प्रोडक्शन, और यू कैन से स्टिचिंग। तो अब मान लो जो हमारा प्रॉपर शर्ट होता है उसके अंदर ये, फिर इसके अंदर बटन्स लगते हैं, और बाकी जो कलर होता है वो होता है, ठीक है। मान लो ये प्रोडक्शन में हमने ये सारी चीजें लेके आए, स्टिचिंग करने के लिए ले आए। तो स्टिचिंग जो हो रही है, अब सपोज मेरा शर्ट जो है वो अभी इतना ही बना है, इसके अंदर बटन्स अभी नहीं लगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। ये हमारा फिनिश गुड है, इसे हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो इसकी इन्वेंट्री होगी उसे हम क्या बोलेंगे,
इन्वेंट्री ऑफ WIP ऑन 31st March 2025। कुछ शर्ट ऐसी होंगी जो फुल्ली कंप्लीट होंगी मेरी, ठीक है। फुल्ली कंप्लीट या स्टिच्ड, तो इसे क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फिनिश्ड गुड्स। ओके, तो ये हमारा इन्वेंट्री ऑफ WIP, रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। स्टॉक का हमने पहले ही पढ़ा था। स्टॉक मीन्स व्हाट? जो गुड्स हम रीसेल करने के लिए लेके आ रहे हैं और हम उसे डायरेक्टली बेचेंगे, जिससे हमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करना, जिसमें हमें और कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना, तो वो स्टॉक कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉक या इन्वेंट्री अभी पूरा कवर हो गया है, आप इसे नोट कर लो एक बार। जो अपना नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो आप सबको पता ही होगा कि डिस्काउंट क्या है। आप सभी ने प्रैक्टिकली देखा भी होगा कि हमें कहीं भी डिस्काउंट मिलता है तो हम भागते जाते हैं कि हाँ यहाँ पे सेल लगी है, डिस्काउंट मिल रहा है अपने को। तो अकाउंटिंग के लैंग्वेज में डिस्काउंट इज व्हाट? रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और अलाउंस फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। अब देखो ये डिस्काउंट जो है मीन्स हम बोल रहे हैं कि रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर हम कोई अलाउंस दे रहे हैं कि आप एक प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दो। तो अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप कोई शर्ट खरीदने जाते हैं किसी मॉल में या फिर कहीं शोरूम में या फिर किसी शॉप पे, तो आपने देखा होगा कि उसके जो प्राइस लिखी होती है, टैग होता है उसके ऊपर। जैसे मान लो आपको 1500 की शर्ट मिल रही है, तो आप अगर जो शॉपकीपर है आप उससे अगर छोटी शॉप में गए हैं, आप बार्गेन करते हैं, तो वो आपको कभी कभी प्राइस कम कर देते हैं, आपको डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। जैसे आपने 1500 की शर्ट ली तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, तो वो आपको फिर 1350 की पड़ती है। या फिर आप कहीं मॉल में गए या फिर कहीं और गए, तो वहाँ पे कुछ टर्म्स होती है कि आपने 2 शर्ट ली तो थर्ड शर्ट लेने पे आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। या फिर आप कभी बल्क में कोई क्वांटिटी उठाते हैं तो आपको वहाँ डिस्काउंट मिलता है। तो उन सभी डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? उन सभी डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक शॉपकीपर है, आप गए इनसे शर्ट लेने, तो शॉपकीपर ने बोला ये शॉप है शर्ट की शॉप, तो
यहाँ पे रेट या फिर लिस्टिंग प्राइस आपको बताया गया, वन शर्ट एट द रेट 1000, एक शर्ट आपको मिलेगी 1000 रुपए की, ठीक है। आपने बोला मैं 2 शर्ट लूंगा, तो शॉपकीपर ने बोला 2 शर्ट भी आपको 1000 पर शर्ट मीन्स 2000 की पड़ेगी। फिर आपने बोला मैं 10 शर्ट लूंगा, अब शॉपकीपर सोचता है कि आप 10 शर्ट ले रहे हैं मतलब आप बल्क में ले रहे हैं, या फिर आप इस 10 को 100 कर लो। आपने बोला कि मैं 100 शर्ट लूंगा, तो शॉपकीपर को लगा कि अगर बंदा बल्क में ले रहा है तो वो सामने वाले को कुछ डिस्काउंट दे सकता है, और ये जो व्यक्ति है शर्ट बल्क में अगर खरीद रहा है तो ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि जो नॉर्मल पर्सन को एक एक शर्ट या 2 शर्ट के भाव लगा रहा है ये शॉपकीपर, उसे थोड़ा कम में दे। तो यहाँ पे क्योंकि ये बल्क क्वांटिटी में उठा रहा है तो इसको इस लिस्टिंग प्राइस या रेट के ऊपर, मान लो ये शॉपकीपर बोलता है कि मैं आपको 900 रुपीज पर शर्ट दूंगा, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, 90,000, ओके। तो इस डिस्काउंट को जो हमें यहाँ पे मिला ये इनवॉइस में कैसे रिकॉर्ड होगा, इनवॉइस में ये ऐसे रिकॉर्ड होगा, वन लाख, यहाँ पे मेंशन होगा ट्रेड डिस्काउंट 100 शर्ट्स पे एट द रेट ₹100 मीन्स 10,000। इनवॉइस टोटल 90,000। ये जो है आपका एक इनवॉइस ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे डिस्काउंट किस वजह से मिला और किस प्राइस पे डिस्काउंट मिला। मुझे डिस्काउंट मिला लिस्टिंग प्राइस पे या जो रेट है उसके ऊपर, और ये डिस्काउंट हम इस डिस्काउंट को बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ओके। क्यों मिला ये मेरे को, क्योंकि इस शॉपकीपर ने नॉर्मल इस ट्रेड को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि ये ट्रेड जो है उसका सक्सेसफुल हो जाए, यहाँ पे ये कस्टमर भागे नहीं, ये कस्टमर इससे खरीद के जाए, इसलिए इसने इसको डिस्काउंट दिया, तो इसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। और ये इनवॉइस में ऐसे रिकॉर्ड होता है। इनवॉइस में ऐसे रिकॉर्ड करने का एक इम्पैक्ट ये पड़ता है, जैसा कि हमने पहले सीखा था रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब मैं इस सेल को, ये शॉपकीपर इस सेल को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तो ये अपनी बुक्स में 1 लाख नहीं शो करेगा, ये अपनी बुक्स में उससे 90,000 शो करेगा कि सेल्स जो हुई है उसकी वो 90,000 की हुई है। वो इस डिस्काउंट को अपनी बुक्स में कहीं शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ही हमारी 90,000 पे हुई है। इसके पहले अभी हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। हमारी ट्रांजैक्शन जो फाइनलाइज हुई है, सपोज आपकी एक लैंड है, मैं इस केस में मतलब असेट का एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपकी एक लैंड है जिसे आप बेचना चाहते हैं 1 करोड़ में, ठीक है। आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उसे 1 करोड़ में बेच दें, बट आपने बहुत बायर ढूंढे या फिर बहुत बायर्स ने आपको अप्रोच किया और फाइनली आपकी लैंड बिकी 95 लाख में।
तो क्या आप अपने दिमाग में ये बैठा के चलेंगे कि मेरी लैंड 1 करोड़ में बिक गई होती, मेरे को 5 लाख का नुकसान हो गया या फिर 5 लाख का डिस्काउंट हो गया? नहीं, आपकी लैंड की मार्केट वैल्यू ही 95 लाख रुपीज थी, तो आपको कोई वहां नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, तो आप उसे 95 लाख ही अज्यूम करेंगे कि हाँ मेरे मार्केट वैल्यू जो थी 95 लाख थी, कीपिंग द कंडीशंस नॉर्मल, कि सारी कंडीशंस नॉर्मल थी, आपकी लैंड की वैल्यू 95 लाख रुपीज थी। तो यहाँ पर भी जो हमने शर्ट बेचे वो 90,000 के बेचे और यही बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब मान लो ये बंदा मिस्टर एक्स जो है ये शर्ट खरीद लेते हैं और शॉपकीपर से बोलते हैं कि मैं आपको पेमेंट 2 महीने बाद कर दूंगा। ठीक है, हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स में भी पढ़ा था कि हम उधारी पे सेल करते हैं और बाई भी करते हैं। तो मिस्टर एक्स अपने इस शॉप ओनर से बोलते हैं कि मैं आपको इसका पेमेंट 2 महीने बाद कर दूंगा। ठीक है, अब देखो मिस्टर यहाँ पे वाई मान लेते हैं, मिस्टर वाई सोचते हैं मिस्टर एक्स 2 महीने बाद पेमेंट करेगा, उसमें रिस्क भी है अगर मिस्टर एक्स ने पैसे नहीं दिए तो, या फिर इनको इस पैसे की जरूरत है तो इसके लिए मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को प्रपोज करते हैं कि अगर आप मेरे को अभी पेमेंट करते हो, प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हो, तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो वो जो 2% का डिस्काउंट मिस्टर एक्स को दे रहे हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। ठीक है, और वो जो 2% का डिस्काउंट होगा वो इसके ऊपर मिलेगा। ठीक है, और वो डिस्काउंट मेरे बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होगा, बिकॉज मैं जब बोल रहा हूं कि मेरी सेल 90,000 की हुई है, उसके बाद मैं कोई भी चीज करता हूं, मैं उसके बाद डिस्काउंट देता हूं फॉर मेकिंग द प्रॉम्प्ट पेमेंट, तो वो डिस्काउंट मेरा एक बिजनेस का नॉर्मल खर्चा, एक एक्सपेंस माना जाएगा। और उस खर्चे को मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे को पेमेंट जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान लो एक कैश डिस्काउंट मिलता है एट द रेट 2% ऑन 90,000, तो कितना हुआ? 1800। इस 1800 को हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस। ठीक है, तो अभी ये एग्जाम्पल आप नोट कर लो, फिर हम इन अकाउंटिंग टर्म्स को एक बार लिखते हैं। तो लिखो अभी ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट allowed by the seller to its customer at a fixed percentage of the
लिस्टिंग प्राइस ऑफ गुड्स। फिर जो हमने अभी ट्रेड डिस्काउंट में पढ़ा, डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर। जो सेलर ने डिस्काउंट दिया था उस केस में हमारा जो आपने एग्जांपल लिखा वो था सेलर मिस्टर वाई, तो इट्स कस्टमर मिस्टर एक्स एट अ फिक्स परसेंटेज। कितना डिस्काउंट दिया था? मेरा 1000 रुपीज का लिस्टिंग प्राइस था और उसने 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया था। वो फिक्स परसेंटेज क्या था? एट द रेट 10%। तो हमारे एग्जाम्पल के अंदर 10% का डिस्काउंट दिया था, एट द रेट 10% ऑफ द लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस जो था वो कितना था हमारा? ₹1000। ठीक है, तो ये हमने अभी एग्जाम्पल से समझा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट recorded in the books as it will get deducted from the invoice itself। From the gross value of goods। ठीक है, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे द बुक्स एज, क्यों? इट विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस इटसेल्फ फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स। ये हम इनवॉइस में ही डिडक्ट करके दिखा देंगे फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स। अब हमारा कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट allowed by seller to the buyer for making prompt payment। जैसे अपने उस एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स 2 महीने बाद पेमेंट करने की बात कर रहे थे, तो मिस्टर वाई ने उन्हें एक 2% का डिस्काउंट दिया और सपोज उन्होंने उसमें उन्हें टाइम दिया कि आप 5 दिन के अंदर अंदर अगर आप मेरे को पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। तो वो जो 2% का डिस्काउंट है दैट विल बी कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ठीक है, और ये जो डिस्काउंट है, दिस discount will be recorded in the books of account। ठीक है, एक बार हमने सेल कर दिया, मुझे पता लग गया कि मेरा 90,000 का गुड्स जो है सेल हो चुका है, फिर मैं उसमें बाद में कुछ बोलता हूँ कि प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दो, उसके लिए मैं आपको डिस्काउंट देता हूं, तो वो एक खर्चा ट्रीट होगा और उसे हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हमने कवर किया अपना डिस्काउंट, देन उसके बाद जो अपना टर्म आता है रिबेट। रिबेट मींस रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स
अदर देन फॉर द रीजन ऑफ कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो रिबेट का मतलब क्या है? रिबेट का मतलब वो डिस्काउंट जब एक सप्लायर तब देता है अदर देन फॉर द रीजन ऑफ कैश डिस्काउंट या फिर ट्रेड डिस्काउंट। तो आप समझो कि मैं कुछ गुड्स लेके आया जो कि पुअर क्वालिटी के निकल गए। जैसे हम कभी फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसमें हमें कभी कभी डिफेक्टिव पीस मिल जाता है, या फिर हमें कभी वो आइटम पसंद नहीं आता तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। बट बिजनेस के साथ ऐसा नहीं है, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी प्रोडक्शन हो रही है उसको रोकते नहीं है, वो उस रॉ मटेरियल को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लायर क्या ऑफर करता है कि आपके पास जो पुअर क्वालिटी का गुड्स मैंने भेजा है उसके लिए मैं आपको एक डिस्काउंट दे देता हूँ, तो उस डिस्काउंट को हम रिबेट बोलते हैं, ठीक है। ये रिबेट जो है हमें कैश डिस्काउंट या फिर ट्रेड डिस्काउंट से अलग मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज बैड डेट। बैड डेट मीन्स अमाउंट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर। जो अमाउंट हम डेटर से रिकवर नहीं कर सकते वो हम उसे क्या बोलते हैं? बैड डेट। लाइक जो डेटर है वो उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, या फिर वो देना नहीं चाहता और बिजनेस को ऐसा लगता है कि वो पैसा उससे रिकवर नहीं कर सकते, तो उस केस में हम अपने डेटर को बैड डेट बोलते हैं और उसे हम एक्सपेंस ऑफ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस कर देते हैं, एक्सपेंस साइड पे इसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स व्हेन अ पर्सन और एन एंटरप्राइज इज नॉट इन द पोजीशन टू पे इट्स डेट इज नोन एज इंसॉल्वेंट। जब कोई पर्सन या एंटरप्राइज इस पोजीशन में नहीं होती कि वो अपने डेट्स को पे कर पाए तो हम उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। एक और टर्म होती है बैंकरप्सी। बैंकरप्सी कोर्ट डिसाइड करता है कि एक पर्सन बैंकरप्ट है या नहीं, तो वो एक लीगल मैटर हो जाता है। बट इंसॉल्वेंट उस केस को कहते हैं जहां पे इंसान इस कंडीशन में नहीं होता कि वो अपने डेट्स को पे कर पाए, ठीक है। तो हियर आर अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर एंड्स, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो आप इस चैप्टर को ढंग से रिवाइज करिए, पढ़िए, सो दैट कि हम आगे जब मूव ऑन करें तो उसमें कोई डिफिकल्टी ना आए। ओके, सो गुड बाय, थैंक यू।